Today's the topic of our discussion is threads and fastener, and under this heading we will discuss what are the threads, screws, different terminologies associated with the threads, what are the different forms of threads, how we can identify the type of threads, how we can produce the threads, different machining operations, the mechanics of power screw, and then we will discuss what are the different type of stresses that can be acted on the power screw. So first of all we will discuss what is thread. बेसिकली अगर हम बात करें थ्रेड की, हमारे पास वो क्या है, कहते हैं कि हेलिकल रिज ऑफ ए यूनिफॉर्म सेक्शन फॉर्म्ड ऑन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए सिलेंडर कोन. लेट्स से मैं कहती हूँ अगर मेरे पास एक सिलेंडर कोन है तो हमारे पास थ्रेड्स हैं बेसिकली इसके ऊपर. दिस इज द, ये हेलिकल रिजेस फॉर्म होते हैं. ये एंगल जो होता है इसके साथ जो एंगल बना रहा होता है दिस एंगल इज द हेलिक्स एंगल. सो जो हेलिकल रिज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन फॉर्म्ड ऑन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर कोन, इट मीन्स कि हमारे पास इनसाइड सर्फेसिस के ऊपर भी हम थ्रेड्स बना सकते हैं और आउटसाइड सर्फेस के ऊपर भी थ्रेड्स को फॉर्म कर सकते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज द थ्रेड. थ्रेड एंड फास्टनर जो हैं दे आर द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द नॉन परमानेंट जॉइंट. लाइक अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के जॉइंट होते हैं. इट कैन बी अ परमानेंट जॉइंट और ए नॉन परमानेंट जॉइंट. परमानेंट जॉइंट के अंदर हमारे पास आता है वेल्डिंग. अब अगर हम दो पार्ट्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं, मस्ट दे हैव जॉइंट थ्रू द वेल्डिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा. बट इन थ्रेड्स एंड फास्टनर्स में क्या है कि दोनों पार्ट्स को हम थ्रेड फास्टनर नट बोल्ट असेंबली के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं और उस नट बोल्ट असेंबली जो है उसको रिमूव करके हम वहाँ से पार्ट को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं. सो थ्रेड्स जो हैं वो बेसिकली बेसिक कंपोनेंट हैं इन केस ऑफ ए नॉन परमानेंट ज्वाइन. हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस के लिए थ्रेड्स यूज़ होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं, अभी हमने बात की कि फास्टनर डिवाइसेस सच एज स्क्रू, बोल्ट, स्टड्स एंड नट्स. तो हमारे पास क्या है, एज अ क्लैंपिंग के यूज़ होते हैं, टाइटनिंग के लिए यूज़ होते हैं. इसी तरह थ्रेड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट एज इन माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर में क्या होता है, जो माइक्रोमीटर का स्केल होता है वो ग्रेजुएट हुआ होता है पर इंच के अकॉर्डिंगली, थ्रेड्स पर इंचेस. उस स्केल के ऊपर लेट से अगर हम बात करें, ये एक स्केल है उसका, तो इसके ऊपर हम इसको काउंट कर रहे थे थ्रेड्स पर इंच. एक इंच में जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स आते हैं. तो जब ये वन रोटेशन अपनी कंप्लीट करता है, स्पिंडल के ऊपर एक्सियली मूव करता है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो इक्वल होता है उसके साथ जो एक स्लीव्स लगी होती है, स्केल लगा होता है, ग्रेजुएशन बनी होती है स्लीव के ऊपर नंबर्स की फॉर्म में, तो वो उसके ऊपर उतना ही वो जो स्लीव है वो आगे ग्रेजुअली मूव करती है और वो जो रीडिंग आती है वो हमारे पास क्या प्रोवाइड करती है, एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करती है एज इन केस ऑफ ए माइक्रोमीटर. ट्रांसमिट्स द मोशन. मोशन ट्रांसफर में ये क्या कहते हैं, ट्रांसलेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं. लाइक इन द पावर स्क्रूज. स्क्रू जैक हमारे पास बहुत कॉमन एग्जांपल है. लेथ मशीन के अंदर लीड स्क्रू यूज़ होता है. इसी तरह एक्सट्रूजन मशीन है, आप लोगों ने मशीनिंग प्रोसेस पढ़ा होगा, उसमें हमारे पास लीड स्क्रू यूज़ होता है. जैसे जैसे लीड स्क्रू आगे मूव करते हैं तो साथ उसके जो मिक्सचर होता है प्लास्टिक का, लीड स्क्रू होता है उसके ऊपर इस तरह थ्रेड्स बने होते हैं, तो साथ ही वो मिक्सचर को भी आगे लेके जाता है. इस तरह लिफ्टिंग जैक्स के अंदर भी यूज़ होते हैं थ्रेड्स. इंक्रीज द फोर्स, अभी मैंने बताया क्लैंपिंग के लिए, फास्टनर्स के लिए और टाइटनिंग के लिए भी हम इसको थ्रेड्स को यूज़ करते हैं. सो ये हमारे पास एक बेसिक जो है वो थ्रेड उसको स्क्रू को शो किया हुआ है, और उसके ऊपर उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वन बाय वन जब हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्क्रू थ्रेड जो होते हैं, वो कहते हैं कि वो हेलिकल रिज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन फॉर्म इनसाइड और द आउटसाइड ऑफ सिलेंडर और ए कोन. ऑलरेडी डिस्कस. हमारे पास दो तरह के होते हैं, इट कैन बी एक्सटर्नल थ्रेड और इट कैन बी इंटरनल थ्रेड. तो यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड है, आउटसाइड ऑफ द सर्फेस के ऊपर फॉर्म हुए हैं. ये हमारे पास क्या है, इंटरनल थ्रेड है, सर्फेस की इनसाइड के ऊपर फॉर्म हुए हैं. इट मीन्स हमारे पास ये जो नट है और ये जो बेसिकली ये क्या है, नट बोल्ट असेंबली है. दिस इज द नट बोल्ट असेंबली. अब ये नट जो है इस बोल्ट के साथ जाके क्लैम्प करेगा. तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, जो एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं इस बोल्ट के ऊपर और जो इंटरनल थ्रेड होंगे इस नट के ऊपर, दे बोथ आर ऑफ द सेम शेप. अगर ये हमारे पास थ्रेड जो है वो स्क्वायर थ्रेड है तो इस नट के ऊपर भी क्या होंगे, स्क्वायर थ्रेड होंगे. अगर ये टेपर्ड है तो हमारे पास ये भी टेपर्ड होगा. अच्छा, इसके अलावा जो एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं उनको मेल थ्रेड भी कहते हैं और जो इंटरनल थ्रेड्स होते हैं उनको हम फीमेल थ्रेड्स भी कहते हैं. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम थ्रेड्स को डिज़ाइन करते हैं, लाइक इन द गियर डिज़ाइन, जिस तरह हमने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात की थी, तो इसी तरह थ्रेड्स के डिफरेंट डिज़ाइनिंग कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो आता है
इसका दैट इज द एक्सिस। अब एक्सिस क्या होते हैं, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थ्रू द थ्रेड पार्ट, ये इस थ्रेड में से पार्ट कर रहा है। अब देखो ये हमारे पास किसका है, बोल्ट का है एक्सिस, और इसी तरह ये उसका क्या है, नट का। तो इन दोनों के एक्सिस जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, एक्सिस के बाद जो हमारे पास सबसे पहले डायमीटर आता है दैट इज़ द मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हो थ्रेड, तो इस थ्रेड के ऊपर आपको ये क्रस्ट नज़र आ रहे होंगे जो पी के ऊपर है। तो ये जो पी का डायमीटर है हमारे पास यहाँ तक, ये जो डायमीटर है बेसिकली दिस डायमीटर इज नोन एज द डी मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर कह सकते हैं, यहाँ पे इसको आउटर डायमीटर कह सकते हैं, और नॉमिनल डायमीटर भी कहते हैं और ग्रोस डायमीटर भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ऑन ए स्क्रू थ्रेड द मेजर डायमीटर इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द थ्रेड ऑन द स्क्रू और नट। तो ये देखिए हमारे पास ये जो पी का जो अपर पोर्शन है दिस इज द मेजर डायमीटर। अच्छा, उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास मेजर डायमीटर के बाद जो आता है दैट इज द माइनर डायमीटर। अच्छा, अब थ्रेड को अगर हम देखें तो हमारे पास जो जहाँ पे ये थ्रेड का वी पोर्शन ये जो एंड हो रहा है, तो ये जो डायमीटर होगा, लेट्स से ये अपर का ये लोअर का, तो ये जो हमारे पास डायमीटर आएगा दिस इज द minor diameter. Basically we can say it is also called the core diameter or the root diameter. The minor diameter is the smallest diameter of the thread on the screw or nut. जो smallest diameter है वो हमारे पास क्या होता है, screw और उसको minor diameter कहते हैं। जो relation होता है between major and minor diameter का वो होता है हमारे पास approximately 0.84 टाइम d major से लेके 0.81 डी मेजर। तो ये डिपेंड, ये हमारे पास क्या आता है डी माइनर, जो इस रेंज में लाई कर रहा होता है हमारे पास। ये फाइनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स आइदर हमारे पास थ्रेड्स जो हैं वो फाइन है या फिर कोरस है। तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस व्हाट इज द फाइन थ्रेड एंड व्हाट आर द कोरस थ्रेड्स। अच्छा, अब माइनर डायमीटर मेजर डायमीटर के बाद जो हमारे पास डायमीटर आता है इज नोन एज द पिच डायमीटर। अब पिच डायमीटर जो है बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड जो है उन दोनों ने एक दूसरे के साथ आके मैच होना है। तो वो ना तो मेजर डायमीटर होता है और ना ही वो माइनर डायमीटर होता है। इन बिटवीन मेजर एंड माइनर डायमीटर देयर इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और बेसिकली हम कह सकते हैं द एसेंशियल टू डिटरमाइन द compatibility द डायमीटर दैट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द कैपेबिलिटी बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल थ्रेडेड पार्ट इज नोन एज द पिच डायमीटर। वो compatibility क्या है, आइदर द मेल एंड द फीमेल पार्ट कैन कॉन्टैक्ट कैन, हम उसको ऐसे तो एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब इस डायमीटर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, हम इसको जैसे हम ऑप्टिकल कंपैरेटर भी उसे कहते हैं। वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जो कि पिच डायमीटर को मेजर करते हैं। अच्छा, इसकी हमारे पास देखें और डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि हमारे पास पिच डायमीटर क्या होता है, ये वो डायमीटर है जहाँ पे थिकनेस ऑफ द थ्रेड जो है वो इक्वल हो जाती है थ्रेड स्पेसिंग जो कि हम मेजर करते हैं पैरेलल टू एक्सिस। आप देखो थिकनेस ऑफ द थ्रेड क्या है हमारे पास, ये देखो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम इन करें तो अब यहाँ पे हमारे पास थिकनेस ऑफ द थ्रेड जो है इस पॉइंट के ऊपर देखो, ये हमारे पास ये थिकनेस, और इस पॉइंट के ऊपर देखें हमारे पास ये दोनों थिकनेस इक्वल है। ये पॉइंट देखें, ये लाइन अगर मैं मार्क हूँ, यहाँ पे थिकनेस ऑफ द थ्रेड और ये थ्रेड के बिटवीन स्पेसिंग है दोनों इक्वल हो गई हैं, वो डायमीटर हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज नोन एज द पिच डायमीटर। अब देखें थोड़ा सा अगर हम ऊपर बात करें, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ थ्रेड बिल्कुल कम है लेकिन थ्रेड स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे थ्रेड स्पेसिंग थिकनेस मैक्सिमम है, थ्रेड स्पेसिंग कम है, यहाँ पे बी इक्वल नहीं है। तो इन बिटवीन हमारे पास ये एक मीन पॉइंट आ गया है, उस मीन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द पिच डायमीटर। वो कहते हैं हमारे पास पिच डायमीटर बेसिकली किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द मेजर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ ऑफ द थ्रेड। अब सिंगल डेप्थ ऑफ द थ्रेड को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, लाइक ये मेरे पास सभी में बात कर रही थी, तो मेरे पास यहाँ पे ये जो मेरे पास डेप्थ आती है दिस इज द सिंगल डेप्थ ऑफ द थ्रेड। तो हमारे पास
बेसिकली इसके अंदर टॉलरेंसेस और अलाउंस वगैरह जो होते हैं वो हम कहाँ पे देते हैं, वो पिच डायमीटर लाइन के अंडर आते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, डेट इज द, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ थ्रेड्स। इसको थ्रेड्स TPI कहते हैं। मोस्टली जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो वर्ड यूज होता है डेट इज द TPI। इट मीन्स 1 इंच के अंदर जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स आते हैं वो उसका क्या कहलाते हैं, TPI कहलाते हैं। जब हम थ्रेड्स को अगर मार्केट से परचेज करने लगे या जो मैन्युफैक्चरर को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हमें उसको TPI भी प्रोवाइड करना होता है। TPI प्रोवाइड करना होता है और उसकी पिच प्रोवाइड करनी होती है। लेट्स मैं कहती हूँ मुझे एक थ्रेड चाहिए M8 और 18। अब 8 का क्या मतलब होगा, उसका आउटर डायमीटर कितना होगा 8। 18 का क्या मतलब होगा, उसमें थ्रेड्स पर इंच कितने आ रहे हैं 18। और लेट से मैं कहती हूँ 0.2 और 0.2 क्या बन जाएगी, उसकी पिच बन जाएगी। इट मीन्स TPI जो है वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अच्छा, नंबर ऑफ थ्रेड्स के बाद हमारे पास जो आ जाता है डेट इज़ द पिच। तो पिच जो है वो डिस्टेंस है, एक्सियली डिस्टेंस है 1 पॉइंट ऑन द थ्रेड टू द एडजस्टेंट पॉइंट ऑन द अदर थ्रेड। अब देखो मैंने यहाँ से लेके ये पॉइंट एडजस्टेंट थ्रेड के ऊपर ये में बस क्या आ जाएगा, दिस इज द पिच। सो द डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू अ कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द वेरी नेक्स्ट थ्रेड इज नोन एज द पिच। पिच को जो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला आता है डेट इज 1 आवर नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्क्रू। नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ ऑफ स्क्रू। लेट्स से मैं कहती हूँ नंबर ऑफ टोटल नंबर थ्रेड 20 है तो पिच में पास कितनी आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 1 ओवर 20। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले आता है थ्रेड एंगल। तो ये थ्रेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है बिटवीन द साइड्स ऑफ द फ्लैंक्स। अब ये जो हमारे पास थ्रेड की ये जो साइड है, इन साइड्स को हम क्या कहते हैं, फ्लैंक्स। थ्रेड की जो टॉप सरफेस है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और थ्रेड का जो बॉटम सरफेस है वो हमारे पास क्या होता है, रूट होता है। इन बिटवीन फ्लैंक्स में जो एंगल इंक्लूडेड एंगल होता है, दिस एंगल इज नोन एज द थ्रेड एंगल। जो मेट्रिक थ्रेड्स हैं उनका इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, डेट इज 60 डिग्री। और जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड में थ्रेड्स हैं उनका जो इंक्लूडेड एंगल होता है डेट इज द 55 डिग्री। सो रूट क्या है, द बॉटम पोर्शन ऑफ द जहाँ से माइनर डायमीटर बन रहा है। क्रेस्ट क्या है, टॉप पोर्शन है थ्रेड का जहाँ से मेजर डायमीटर बन रहा है। पिच क्या है, 1 पॉइंट ऑन द थ्रेड टू द डिस्टेंस ऑफ द 1 पॉइंट ऑन द थ्रेड टू द एडजस्टेंट पॉइंट टू द अदर पॉइंट बट ऑन द एडजस्टेंट थ्रेड। लाइक हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे तो दूसरा पॉइंट मेरे पास ये उस एडजस्टेंट होगा उसके, तो उसे हम क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। और पिच किसकी इक्वल है, डेट इज इक्वल टू 1 आवर नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ ऑफ स्क्रू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पिच हम दो तरह के थ्रेड्स होते हैं, एक होते हैं फाइन थ्रेड और दूसरे होते हैं हमारे पास कोरस थ्रेड। फाइन थ्रेड्स बेसिकली क्या होते हैं, जो अब यहाँ पे देखो अगर हम इन थ्रेड्स को देखें, इन थ्रेड्स में थिकनेस स्पेसिंग कम है, इन थ्रेड्स को देखें तो इन थ्रेड की स्पेसिंग ज़्यादा है। तो वो थ्रेड डेट हैव अ रिलेटिवली स्मॉल पिच मेजरमेंट एंड थ्रेड विल बी क्लोज टुगेदर, उन थ्रेड्स को हम क्या कहते हैं, फाइन थ्रेड्स कहते हैं। कोरस थ्रेड क्या है, हैज़ रिलेटिवली लार्जर पिच मेजरमेंट एंड द थ्रेड विल बी फर्दर अपार्ट। अभी देखो पिच को मैंने क्या डिफाइन किया, 1 आवर नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो जितने ज़्यादा थ्रेड ज़्यादा होंगे पिच उतनी क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास पिच उतनी कम होगी, इट मीन्स ये देखें यहाँ पे वो क्या बनते जाएंगे, फाइन थ्रेड बनते जाएंगे। जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स कम होंगे पिच उतनी ज़्यादा होगी, तो वो मेरे पास क्या बनते जाएंगे, लार्जर पिच एंड द थ्रेड विल बी फर्दर अपार्ट, और वो थ्रेड क्या बन जाएंगे, डेट आर द कोरस थ्रेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिच हम क्या डिफाइन करते हैं, फाइन एंड द कोरस थ्रेड। अब फाइन थ्रेड है या कोरस थ्रेड है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उस जो भी हम बना रहे हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, आइदर उसको फाइन थ्रेड रिक्वायर्ड है या फिर कोरस थ्रेड रिक्वायर्ड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, डेट इज़ द लीड। अब लीड हमारे पास क्या होती है कि बेसिकली हमारे पास एक्सियल डिस्टेंस जो है स्क्रू थ्रेड एडवांस इन द 1 रेवोल्यूशन। अब देखो यहाँ से अगर मैं रेवोल्यूशन की बात करूँ, लेट्स से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये सेंटर पॉइंट, ये इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया। अब इस पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद देखो ये यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद ये दोबारा अपनी सेंटर लाइन के ऊपर आ गया। जैसे ये सर्कल की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे देखो
मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट 1 से, सर्कल ने यहाँ पे मूव किया और वो वापस कहाँ पे आ गया, उसी 1 पॉइंट के ऊपर आ गया। तो इट मीन्स उसने क्या किया, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर ली। इसी तरह यहाँ पे देखें, मैं अगर इसको येलो कलर, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये मेरे पास पॉइंट है, ये मैंने येलो के साथ, ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ, देखो इसने ये थ्रेड यू मूव हुआ, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, और वापस वो कहाँ पे आ गया, ये इसी पॉइंट के ऊपर आ गया है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या बन जाता है, दिस इज द लीड। अच्छा, इन केस ऑफ ए लीड जो है वो पिच के इक्वल होगी इन केस ऑफ ए 1 स्टार्ट। और लीड जो है, अब देखो लीड जो है, पहला केस है हमारे पास लीड इज इक्वल टू पिच। ये केस कब होगा, जब मेरे पास थ्रेड क्या होंगे, सिंगल स्टार्ट होंगे। अब सिंगल स्टार्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास 1 रेवोल्यूशन के अंदर कितने नंबर थ्रेड, ओनली 1 थ्रेड जो है उसका, ये जो हमारे पास ये हेलिकल पोर्शन है, सिर्फ एक हेलिकल पोर्शन आगे मूव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिंगल स्टार्ट आ जाते हैं। या सिंपली हम कह सकते हैं सिंगल स्टार्ट मीन्स ड्यूरिंग द 1 रेवोल्यूशन ओनली एडवांसेस एक्सिली, हमारे पास 1 उसे कह सकते हैं जो वेज बना हुआ है उसका एक ही आगे वो एडवांस करेगा एक्सिली, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंगल स्टार्ट आ जाएंगे। अच्छा, अब डबल स्टार्ट का क्या मतलब है, जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होनी है तो कितने, एक ये 2 जो है वो आगे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ से लेट से मैंने स्टार्ट किया, अब एक टाइम के ऊपर ये भी आगे गया और साथ में उसके ये भी आगे गया, ये दोनों आगे जाने के बाद फाइनली वो किस लाइन के ऊपर आ गए, देखो ये यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये उसका सेंटर पॉइंट आ गया 1 रेवोल्यूशन में, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये और ये एक साथ मूव हुए, वो फाइनली इस पॉइंट के ऊपर आ गए, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, अब डिस्टेंस यहाँ से लेके ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, लीड आ जाएगा। सो बेसिकली लीड को हम डिफाइन कर सकते हैं, लीड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय पिच। इन केस ऑफ ए सिंगल स्टार्ट में लीड किसके इक्वल आ जाएगी, पिच के इक्वल आ जाएगी, और अदर देन सिंगल स्टार्ट हमारे पास लीड किसकी इक्वल आ जाएगी, नंबर ऑफ स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय पिच। अगर नंबर ऑफ स्टार्ट मेरे पास 3 नंबर ऑफ स्टार्ट है, पिच 0.25 है, तो मेरे पास लीड किसकी इक्वल आ जाएगी 3.25। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, अब देखो अभी सर्कल में हमारे पास पहले एक लाइन थी, अभी देखो ये पर्पल लाइन भी इसके साथ आगे मूव कर रही है, फाइनली मूव करते हुए दोनों इस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं। तो एक टाइम के ऊपर एक रेवोल्यूशन में दोनों थ्रेड्स जो है वो आगे मूव हुए हैं, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट विल बी द डबल स्टार्ट। बॉटम सरफेस होती है एक्सटर्नल थ्रेड। अच्छा, अब यहाँ पे देखो रूट की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल थ्रेड में रूट जो है वो किसको प्रेजेंट कर रही होती है, माइनर डायमीटर को, और इंटरनल थ्रेड्स में जो रूट होती है वो डेट इज द मेजर डायमीटर। थोड़ा सा हम इसको बैक अगर जाए, अब यहाँ पे देखें रूट क्या है, इस फिगर के अंदर यहाँ पे ये पोर्शन जो है आपको, ये जो इनर लाइन नजर आ रही है, लाइक ये देखें इस तरह, ये जो इनर पोर्शन बन रहा है डेट इज द रूट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, माइनर डायमीटर को। अब इस केस में देखो ये हमारे पास अपर पोर्शन क्या है, क्रेस्ट है। अब यहाँ पे ये देखो इनर पोर्शन जो है उसका डायमीटर डेफिनेटली ज्यादा होगा कंपेयर, ये क्रस्ट तो ऊपर आ गई ना, अब ये ऊपर आ गई क्रस्ट, और माइनर डायमीटर जो रूट था वो क्या चलेगी, नीचे चलेगी। तो इस केस में मेजर डायमीटर क्या हो जाएगा, डेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम रूट से लेके हमारे पास अब जो ये रूट टू रूट डिस्टेंस है, सॉरी जहाँ पे वो रूट बन रही है वो जो डिस्टेंस है हमारे पास उसके अराउंड जो सर्कल बनेगा डेट इज द मेजर डायमीटर। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमारे पास इस केस में देखें पीक जो है वो ऊपर आ रही है और ये हमारे पास ये बॉटम आ गया, तो ये बॉटम क्या होता है, हमारे पास रूट होता है, और वो रूट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनर डायमीटर को। इस केस में देखें क्रेस्ट जो है ये टॉप सरफेस के ऊपर आ गई, और ये बॉटम सरफेस ये पीक आ गई, सॉरी ये क्या आ गया, हमारे पास रूट आ गया। अब रूट का डिस्टेंस यहाँ से लेके अगर मैं डायमीटर इसके अराउंड एक सर्कल बनाऊँ, उसका डायमीटर ज़्यादा होगा कंपेयर टू मेरे पास, मतलब ये रूट होगी और ये क्रस्ट होगा। तो इस केस में रूट, इंटरनल थ्रेड के केस में रूट किसको रिप्रेजेंट करेगी, इट रिप्रेजेंट द मेजर डायमीटर, और क्रस्ट किसको रिप्रेजेंट करेगी, क्रस्ट रिप्रेजेंट करेगी माइनर डायमीटर को। एक्सटर्नल थ्रेड के केस में क्रस्ट किसको रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट द मेजर डायमीटर, और रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है माइनर डायमीटर को।
देखिए वो कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेड में माइनर डायमीटर और इंटरनल थ्रेड्स में मेजर डायमीटर। क्रेस्ट टॉप सरफेस ज्वाइनिंग टू साइड्स ऑफ द थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड के अंदर मेजर डायमीटर सॉरी, और इंटरनल थ्रेड्स में वो माइनर डायमीटर को। इसी तरह फ्लैंक क्या है, जो साइड्स हैं उसकी, ये जो साइड्स हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, फ्लैंक्स कहलाते हैं। डेप्थ ऑफ थ्रेड हमने बात की थी, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट, ये हमारे पास क्रेस्ट है और ये रूट है, तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस है दिस इज द डेप्थ ऑफ थ्रेड। और ये क्या, ये कहते हैं ये एक्सिस है, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है, हमारे पास दो तरह के राइट हैंडेड थ्रेड्स हो सकते हैं और द लेफ्ट हैंडेड थ्रेड। अब हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए वो थ्रेड्स जो कि ओपन होते हैं एंटी क्लॉकवाइज और टाइट होते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो हमारे पास थ्रेड्स क्या होते हैं, डेट आर द राइट हैंडेड थ्रेड। ओपन होंगे एंटी क्लॉकवाइज में और टाइट होंगे क्लॉकवाइज में। अब ये देखो ये थ्रेड्स की यहाँ से डायरेक्शन देखिए, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लेते रहें एंटी क्लॉकवाइज में तो ये ओपन होते जाएंगे, अगर इनको क्लॉकवाइज में ऑपोजिट घुमाते जाएं तो ये क्या होते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे। इसी के ऑपोजिट हमारे पास क्या आते हैं, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड। इन लेफ्ट हैंडेड थ्रेड का क्या है, वो ओपन होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लोज होते हैं वो या टाइट होते हैं इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नोन एज द लेफ्ट हैंडेड थ्रेड। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं थ्रेड फॉर्म, आइसोमेट्रिक थ्रेड्स होते हैं। आइसोमेट्रिक थ्रेड्स के अंदर हमारे पास आते हैं अमेरिकन नेशनल थ्रेड्स आते हैं और ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड्स आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं यूनिफाइड नेशनल थ्रेड, अमेरिकन नेशनल एक्मे थ्रेड आते हैं, और फिर थर्ड हमारे पास जो टाइप आते हैं डेट आर द स्क्वायर थ्रेड। मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं डेट आर द एक्मे थ्रेड और द मेट्रिक थ्रेड्स। अब सबसे पहले देखें डेट आर द आइसोमेट्रिक थ्रेड्स। मोस्टली जो आइसोमेट्रिक थ्रेड्स होते हैं डेट आर वी इन शेप, ये आपको ये वी शेप नजर आ रहा है, तो वी शेप के होते हैं। जो इंक्लूडेड एंगल होता है थ्रेड्स का डेट इज द 60 डिग्री। रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ISO 68-1। 68-1 क्या क्या मतलब है कि हमारे पास IS 68 उसका क्या है, नॉमिनल डायमीटर, और 1 उसकी क्या है, पिच है। अब यहाँ पे P इज द, ये P किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P डिस्टेंस है हमारे पास, ये P डिस्टेंस रिप्रेजेंट द पिच। 60 डिग्री इज द इंक्लूडेड एंगल। दिस F डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द क्रस्ट एंड द 2F इज द डिस्टेंस ऑफ द रूट। तो हमारे पास 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल, तो डायमीटर डेप्थ उसकी फाइंड आउट करते हैं, डेट इज 0.4 टाइम पिच। क्रेस्ट का डिस्टेंस आता है 0.1 टाइम 5 पिच, और रूट हमारे पास आती है 0.250 टाइम पिच। अच्छा, अब क्रेस्ट जो हमारे पास आइसोमेट्रिक थ्रेड्स आते हैं वो यूजुअली हमारे पास दो तरह के होते हैं, वो कोरस भी हो सकते हैं और फाइन भी हो सकते हैं। जो कोरस थ्रेड थे वो ये जो हमने बात की थी, कोरस थ्रेड जो होते हैं वो जिनकी पिच जो है वो लार्जर होगी वो कोरस आ जाएंगे, और पिच स्मॉलर होगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, फाइन थ्रेड आ जाएंगे। तो बोथ जो इसमें मेल और फीमेल थ्रेड होते हैं, जो कि हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं, वो बोथ क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, वो नॉन पैरेलल यहाँ पे थ्रेड्स नहीं आते। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, इनको जो हमारे पास इसमें ISO कोरस थ्रेड है वो ISO 724 के अंदर आप मिलते हैं, और ISO फाइन थ्रेड जो हैं वो हमारे पास ISO 724 हैं। आगे हम इनका जो नंबर है वो डेट इज 211 है। आइसोमेट्रिक थ्रेड्स के बाद जो थ्रेड्स आते हैं, हम यहाँ पे देखें थ्रेड साइज, अगर हम देखें तो ये देख थ्रेड साइज कितने, फाइन के लिए और ये कोरस के लिए। फाइन के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो पिच और उसका नॉमिनल डायमीटर, M स्टैंड मेट्रिक, 3 स्टैंड नॉमिनल डायमीटर, 0.35 is the pitch. Major diameter is this 2.91 and minor diameter is 2.621. कोरस थ्रेड के अंदर हमें सिर्फ नॉमिनल डायमीटर रिक्वायर्ड होता है। M stand for metric, 3 is for the nominal diameter, this is major, minor, pitch and the thread size. अब थ्रेड साइज हमारे पास क्या, M3/0.35। तो बेसिकली अगर हमें M3/0.35 मेंशन है तो वो आइडेंटिफाई करता है फाइन थ्रेड है। अगर ओनली उसका नॉमिनल डायमीटर मेंशन होगा तो डेट आइडेंटिफाई दे आर द कोरस थ्रेड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड्स। इसका इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, हमारे पास 60 डिग्री होता है। अच्छा, अब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड जो होते हैं ये भी हमारे पास फाइन भी होते हैं, कोरस होते हैं, नेशनल पाइप थ्रेड्स होते हैं और नेशनल स्पेशल थ्रेड्स होते हैं। अब जो पाइप थ्रेड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, और जो स्पेशल थ्रेड्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और
टेपर्ड होते हैं। अब जहाँ पे हमारे पास टेपर्ड फॉर्म आ जाती है उसकी एडवांटेज क्या है कि वो सीलिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, क्योंकि टेपर्ड होते हैं बोथ मेल एंड द फीमेल पार्ट क्या होता है टेपर्ड होता है। उस टेपर्ड होने की वजह से उसका सीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें वहाँ पे बेहतर अचीव होता है। तो उस केस में हम NPS स्पेशल या फिर पाइप यूज़ करते हैं। अच्छा, NPS जो बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट होगा वो टेपर्ड होगा, और अगर NPS स्ट्रेट है तो उस केस में बोथ मेल और फीमेल पार्ट क्या होगा, पैरेलल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जो डिफरेंस आता है आइसोमेट्रिक में और अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स में वो क्या है कि इसकी सरफेस जो है, टॉप सरफेसेस जो है, क्रेस्ट हैं, वो फ्लैट होते हैं। बट इन केस ऑफ ए आइसोमेट्रिक थ्रेड जो टॉप सरफेसेस हैं, क्रेस्ट जो हैं, वो मोस्टली वी शेप के होते हैं। रीड किस तरह करते हैं हमारे पास, सॉरी वो नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड। BSW जो है इनका इंक्लूडेड एंगल क्या है, 55 डिग्री है। डिफरेंस क्या है, इनकी सर्फेसिस, टॉप सर्फेसिस क्या होती हैं, राउंड होती हैं। अमेरिकन में टॉप सर्फेसिस क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं, और ISO में टॉप सर्फेसिस वी शेप होती हैं हमारे पास। अब यहाँ पे BSW में ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थ्रेड्स हैं, एक्सेप्ट USA और कनाडा के अलावा ये हर जगह यूज़ होते हैं। मेजर डायमीटर जो होता है, अब इस केस में राउंड होने की वजह से जो मेजर डायमीटर होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है देन द आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप। यहाँ पे जो R रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्सटर्नल टेपर हुआ हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह कुछ में G का वर्ड यूज़ होता है जो कि इंटरनल टेपर को रिप्रेजेंट करता है। D यहाँ पे हमारे पास उसका नॉमिनल डेप्थ आ जाएगी। R जो हमारे पास एक्सटर्नल टेपर आ जाएगा, 55 डिग्रीज द इंक्लूडेड एंगल, एंड P इज द पिच। अभी हमने बात की थी थ्रेड्स पैरेलल भी होते हैं और टेपर्ड भी होते हैं। तो टेपर्ड के केस में हमारे पास देखें, पैरेलल के केस में क्या होता है, जब दोनों मेल और फीमेल थ्रेड्स कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेसिंग जो है वो एम्प्टी रह जाती है। उसको हम किसके साथ फिल करते हैं, बाय यूजिंग द ओ रिंग, या फिर वहाँ पे बाउंडेड वॉशर्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, टेपर्ड होने की वजह से मेटल टू मेटल वेजिंग जो होती है वो बेहतर होती है, और उसकी वजह से यहाँ पे सीलिंग का जो फिनोमिना है वो हमें बेहतर अचीव होता है कंपैरेटिव टू द पैरेलल थ्रेड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डाटा द यूनिफाइड नेशनल थ्रेड। यूनिफाइड नेशनल थ्रेड जो वो कहते हैं डेवलप्ड बाय US, ब्रिटिश एंड कनाडा फॉर स्टैंडर्डाइज थ्रेड सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ एंड द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इंक्लूडेड एंगल क्या है, 60 डिग्री है। जो अपर सर्फेसिस हैं वो राउंड भी हो सकती हैं और फ्लैट भी हो सकती हैं, बिकॉज द कॉम्बिनेशन डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। ये हमारे पास रूट्स जो हैं, इस केस में जो रूट्स आ जाती हैं वो भी हमारे पास क्या होती हैं, राउंडेड रूट्स होती हैं, लाइक हमारे पास ब्रिटिश में थी। और इंक्लूडेड एंगल हमारे पास कितना आ जाता है, 60 डिग्री। ये जो हमारे पास इसकी पिच आ जाती है डेट इज द P। ये डेप्थ जो आती है डेट इज 17/24 H आ जाती है। तो हमारे पास डिपेंड करते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्मे स्क्रू थ्रेड। एक्मे स्क्रू थ्रेड जो हैं वो बेसिकली उनको रिप्लेस किया है स्क्वेयर थ्रेड्स को। स्क्वेयर थ्रेड्स को मैन्युफैक्चर करना डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो 90 डिग्री के ऊपर मैन्युफैक्चर होते हैं। वो एग्जैक्टली जो क्रस्ट और रूट में एंगल है डेट इज़ द 90 डिग्री। आल्दो जो स्क्वेयर थ्रेड्स हैं वो हाई पावर के लिए और इनकी स्ट्रेंथ बेरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू अदर थ्रेड टाइप, बट ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्टीज़ जो स्क्वेयर थ्रेड्स हैं वो रिप्लेस हो गए हैं विद द एक्मे थ्रेड। तो एक्मे थ्रेड केस में मिनिमम डायमीटर जो फाइंड आउट करते हैं 0.5 टाइम पिच, और जो आउटर डायमीटर या मेजर डायमीटर है 0.5 टाइम पिच प्लस 0.010। इसी तरह हमारे पास जो इसकी फेस क्रेस्ट का ये फेस विड्थ आती है डेट इज़ 0.37, और रूट की जो विड्थ आती है डेट इज़ 0.3707 टाइम पिच माइनस 0.052। स्क्वेयर थ्रेड जो होते हैं कहते हैं बीइंग रिप्लेस्ड बाय एक्मे थ्रेड बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन कटिंग इट, ऑफन फाउंड ऑन वाइजेस एंड जैक स्क्रूज। जब हम पीस को क्लैम करते हैं तो उस केस में जो वाइज यूज़ होती है उस केस में जो हमारे पास थ्रेड्स होते हैं डेट आर द स्क्वेयर थ्रेड। तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन क्रस्ट टू फ्लैंक्स में जो डिस्टेंस W है, डेप्थ D है, फाइंड आउट करते हैं 0.5 टाइम पिच, और उसका जो फेस का, इसका क्रेस्ट का और रूट का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज वी कैन ईजिली find out by using these formulas. So this is all about the general discussion about thread terminologies and the type of thread. Thank you so much.